एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो हमारी है सेल वाले चैप्टर के ऊपर। देखो, हमने एक कंप्लीट यूनिट कंप्लीट कर ली है क्लास 11th की। जो लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज की यूनिट है, उसको कम टाइम के अंदर मैंने हर एक चैप्टर को बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो मुझे बता दो कि मैं दिख रही हूँ, सुन रही हूँ सबको। यस, हाँ, ओके, ठीक है। तो आज की वीडियो है हमारी सेल वाले चैप्टर के ऊपर बेस्ड, और ये वाला यूनिट हम आज ही कंप्लीट करेंगे। मैंने पहले सोचा था कि मैं यूनिट वाइज आपके लिए वीडियोस बनाऊं, लेकिन उसके बाद मुझे काफी सारे बच्चों से यही रिस्पांस मिला कि हमें चैप्टर वाइज वीडियोस जाना चाहिए। तो चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग मैंने आपको ऐसे किया कि एक ही यूनिट को हम एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, बट चैप्टर वाइज करेंगे उसको, एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे करके मैंने चैप्टर वाइज वीडियोस बना दी। तो आज हम सेल वाली यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, तीनों ही चैप्टर्स आज के दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इनकी क्लासेस का लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी भेज दिया है। लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगी शेड्यूल्ड क्लासेस। अब अगली क्लास हमारी 4:30 बजे है, उसकी अगली क्लास हमारे 6:30 बजे है। ओके, तो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। देखिए, सबसे पहले अपन को मैंने पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट कर रखा है, बता रखा है कहाँ कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, मार्क कर रखा है। एज इट इज पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूंगी। और हाँ, आज रात से मैं आपको 20 डेज का चैलेंज देने वाली हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि हमें नए नए चैलेंजेस दो। अब मतलब पहले आपने जो चैलेंज चला रखा था हमने मिस कर दिया है, तो अब से हम कैसे स्टार्ट करें। तो आज से मैं रात से आपको चैलेंज देना स्टार्ट करूंगी, कल से आपको सुबह से वो शुरू करना है। प्लीज 20 दिन लगकर मेरे साथ में मेहनत कर लेना, आपकी लिटरली काफी ज्यादा तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, ये चैप्टर जो है ना काफी ज्यादा इजी और बेसिक चैप्टर है, जहां पर आपको बताया जाता है कि सेल क्या होती है। अब सेल क्या होती है तुमको सबको पता है, 9th 10th क्लास में पढ़ते आ रखे हो, राइट। सेल जो होती है ना हमारी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बॉडी इसी से बनती है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है। अब बात करते हैं कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है या फिर एक ही सेल ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या वो एक सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके अंदर तो मल्टीपल सेल्स है ही नहीं, उनके अंदर तो है ही एक सेल। तो वो एक सेल के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सेल ही वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, चाहे वो कितने भी बॉडी के फंक्शंस हो। ये एक ही सेल सिक्रीशन कर रही है, ये एक ही सेल डाइजेशन कर रही है, एक ही सेल एक्सक्रीशन कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, सारे काम ये एक ही सेल कर रही है। मतलब एक सेल एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर इस चैप्टर में आते हैं, जिनको मैंने हर जगह पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। जैसे कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो होते हैं ना, उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा था। और जो हमारी डेड सेल थी उसको सबसे पहले किसने खोजा था, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। ठीक है, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था। तो अभी के अभी याद करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को खोजा था। और उसके साथ में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को खोजा था। ठीक है, आगे बात करते हैं सेल थ्योरी की। देखिए, सेल थ्योरी के अंदर फिर से साइंटिस्ट का नाम आता है, और उनकी ये डेट का नाम, मतलब ये सन का नाम आता है, तो ये भी थोड़ा याद रखना। 1838 के अंदर मैथियस स्लाइडेन नाम के साइंटिस्ट थे। स्लाइडेन स्लाइडेन और स्वान दो भाई भाई थे, या दो ऐसे मान लो कि बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन जो होते हैं ना, मैं ऐसे याद रखती हूँ कि भाई स्लाइडेन बॉटनिस्ट था और स्वान अपना जूलॉजिस्ट था। ऐसे याद रखती हूँ कि स्वान जो होता है ना, आपके पास में एक श्वान नेक आपने सुना होगा। श्वान नेक का एक्सपेरिमेंट जो हमारे इवोल्यूशन के अंदर करवाया जाता है ना, उसके अंदर श्वान की एक नेक, श्वान मतलब बेसिकली एक एनिमल ही तो होता है ना बेसिकली, है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उस हिसाब से याद कर लेती हूँ कि जूलॉजिस्ट है और एनिमल से डील करते हैं, इसलिए श्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है। स्लाइडेन जो होगा वो अपना क्या है, बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है। और उन्होंने क्या किया था, जर्मन बॉटनिस्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि प्लांट के ऊपर इसने रिसर्च की होगी। इसने बताया कि भाई प्लांट जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल से बनके मिलकर बने हुए होते हैं। और श्वान ने भी यही बताया कि एनिमल भी सेल से मिलकर बना हुआ था, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं था। लेकिन हाँ, थियोडोर श्वान ने एक चीज एक्स्ट्रा बताई थी कि भाई जो एनिमल सेल होती है ना, उसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसकी चारों तरफ की कवरिंग को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी की कवरिंग को, है ना। तो ये एनिमल सेल के अंदर इन्होंने श्वान ने बताया था 1839 के अंदर। ठीक है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। एंड इसके बाद में इन्होंने कंक्लूड किया दोनों ने आपस में आके कि भाई प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के उन्होंने ऊपर बता दिया। एक लाइन तो ये बताई कि भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो लिविंग सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से ही मिलकर बने हुए बेसिकली। और एक लाइन इन्होंने बताई स्वान ने, स्वान हालांकि जूलॉजिस्ट थे, एनिमल्स पे देख कर रहे थे अपनी पूरी रिसर्च, लेकिन प्लांट सेल के ऊपर भी उन्होंने जाके बताया कि भाई एनिमल सेल के बाहर तो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और एडिशनल वॉल होती है, जिसको सेल वॉल कहते हैं।
ठीक है, ये बात किसने बताई थी? श्वान ने बताई थी। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में आते हैं रुडोल्फ विर्चो पिक्चर के अंदर। रुडोल्फ विर्चो कब आए थे? 1855 के अंदर आए थे। इन्होंने बताया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पर बताया जाता है कि भाई जो पुरानी सेल है ना, उन्हीं से नई सेल आती हैं। क्योंकि क्वेश्चन लोगों ने पूछा था कि ये जो नई सेल है वो आ कहाँ से रही है, तो स्लाइडर और श्वान बता नहीं पाए थे, इसलिए रुडोल्फ विर्चो ने आके बताया कि जो नई सेल्स आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला होता है। इस बिहाफ पे रुडोल्फ विर्चो, स्लाइडेन और श्वान तीनों को मिलाकर हमने एक सेल थ्योरी दे दी। सेल थ्योरी में 2 सेंटेंस बोले जाते हैं। पहला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं, और दूसरा जितनी भी सेल्स आ रही हैं, नई सेल्स आ रही है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है, कोई अलग से टपक नहीं रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। फिर सेल का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, किसी भी सेल को जब तुम देखने जाओगे ना, तो उसके 3 पार्ट जरूर मिलेंगे, है ना। कोई भी टाइप की सेल हो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, 3 चीजें जरूर मिलेंगी। पहला, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज है जो प्रोकैरियोट में भी मिलती है, यूकैरियोट में भी मिलती है, प्लांट, एनिमल सब में मिलती है। ठीक, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होगा जो आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, जो कि प्लांट में भी मिलेगा, एनिमल में मिलेगा, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सारे टाइप के सेल्स में मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। देखिए, मैं जेनेटिक मटेरियल की बात कर रही हूँ, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रही हूँ। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए, आरएनए जो भी होगा, वो जेनेटिक मटेरियल भी आपको उस सेल के अंदर मिलेगा। तो सेल में ऐसी 3 कॉमन चीजें हैं जो हर एक सेल के अंदर मिलती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेल हो। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ अगर मेम्ब्रेन है, देखिए ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसके चारों तरफ अगर मेम्ब्रेन है तो ये यूकैरियोट हो जाएगी। अगर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही खुला पड़ा है, एकदम से नंगा पुंगा पड़ा है, तो क्या बोल देते हैं उसको? प्रोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाए जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ, तो ये यूकैरियोट बन जाता है, और ऐसे जेनेटिक मटेरियल पड़ा हो तो वो प्रोकैरियोट सेल बन जाती है। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया सेल का। तो यहाँ पर हमारे सेल के अंदर बताया जाता है कि भाई जो मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर इन तीनों चीजों के अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। या आप ऐसे नहीं बोलो, तो ऐसे बोलो कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स वैसे सिंगल सेल बाउंडेड होते हैं। कुछ होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और कुछ होते हैं जिनकी चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। तो जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मैंने वो उठा के सबको एक साथ में लिख दिया है। पहला राइबोसोम, जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। सेंट्रोसोम की चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल में भी नहीं होती। हालांकि सेंट्रोसोम के अंदर ही सेंट्रियोल होता है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सेंट्रोसोम में मेम्ब्रेन नहीं, तो सेंट्रियोल में कहां से आएगी। उसके बाद में न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और इंक्लूशन बॉडी, उसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। इसके अलावा जो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है वो तो बहुत सारे हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी ऑलमोस्ट हैं वो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड को आपको याद रखना है एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ऐसे याद रखती हूँ मैं तो एमएनसी। एमएनसी के अंदर एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एन फॉर न्यूक्लियस, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों में ही डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स ये होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना, किसी भी सेल के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट होगा या कोई भी सेलुलर एक्टिविटी चलती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को, तो जो भी काम चल रहा है वो सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा होता है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? सेल का एक लिविंग स्टेट बोल देते हैं, क्योंकि सारी सेल की लिविंग रिएक्शंस यहीं पे होती हैं, इसलिए इसको लिविंग स्टेट बोल देते हैं। इसके बाद में बताते हैं कि भाई राइबोसोम जो होता है वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। ये राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलता है ना। जनरली ऐसा होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और क्योंकि ये इसकी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल इस जिस जगह के ऊपर पड़ा रहता है, हम उसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्योंकि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल हो जाती है। और हमारे पास ये दूसरी सेल जो होती है, जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तब हम इसको क्या बुलाने लगते हैं? न्यूक्लियस बुलाने लगते हैं। तो ये हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है, और ये हमारी क्या हो जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल हो जाती है। तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यूकैरियोट प्रोकैरियोट में। एक और डिफरेंस होता है कि भाई प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है ना, जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ में जो हमारे इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे मल्टीपल हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीजें होती है, क्लोरोप्लास्ट, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स बहुत पुरानी टाइप की सेल्स होती है, ओल्ड मटेरियल है, ओल्ड मॉडल है, तो ओल्ड मॉडल में इतने सारे एडवांस फीचर कहाँ से आ जाएंगे, राइट। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एडवांस फीचर्स होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस के मतलब जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन वो प्रोकैरियोट में भी मिलता है और यूकैरियोट में भी मिलता है, बस आपको इतना सा याद रखना होता है।
ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि एनिमल सेल जो होती है ना, उसके अंदर भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, जैसे कि सेंट्रोसोम होता है। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर उठा के लिखी दी हैं, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा सेल की साइज की बात करें तो साइज डिफर हो सकता है सबके अंदर। सेल का साइज, शेप, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटी सेल होती है, सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया में सबसे पहले जो छोटा माइकोप्लाज्मा आता है ना, सबसे छोटी सेल होती है, जिसका लेंथ अगर आप देखेंगे 0.3 माइक्रोमीटर होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और बैक्टीरिया जो है, कॉमन आप बैक्टीरिया देखेंगे वो 3 से 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच का एग, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, वो लार्जेस्ट हो जाएगी। और जो हमारी लॉन्गेस्ट सेल होती है वो हमारी नर्व सेल हो जाती है। और ह्यूमन जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका डायमीटर आपको 7 माइक्रोमीटर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना, वो जनरली आपको पता है प्रोकैरियोट्स में जनरली बैक्टीरिया ही आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, माइकोप्लाज्मा आता है, पीपीएलओ आते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जनरली बहुत छोटे होते हैं और यूकैरियोट के कंपैरिजन में फटाफट रैपिडली डिवीजन करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं इसलिए अपना नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं। अब इनका शेप एंड साइज सब अलग अलग हो सकता है, इसलिए शेप और साइज के अकॉर्डिंग ही अपन इस बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको मैंने छोटी भाषा में ट्रिक में मैंने आपको समझाया बकवास, ठीक है। ये सब बकवास है ना, ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है। बी से आपका बेसिलस हो जाता है, के फॉर कोकस, हालांकि कोकस की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, बट ऐसे ही न्यूमोनिक बनाने के लिए के लिख दिया है। वी फॉर विब्रियो हो जाता है, एस फॉर स्पाइरलम हो जाता है। बेसिलस जो होता है ना, वो बिल्कुल रॉड शेप होता है, कोकस गोल गोल होता है एकदम से, विब्रियो कॉमा शेप होता है, स्पाइरलम जो होता है वो बिल्कुल स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी ही, लेकिन इसके चारों तरफ ना एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है, तो ये सेल वॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, वो एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया तो है, प्रोकैरियोट से तो बिलोंग करता है, बट उसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो यहाँ पर ये मेंशन करा हुआ, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि सेल वॉल हर प्रोकैरियोट में मिलेगी, बट माइकोप्लाज्मा में कभी भी सेल वॉल नहीं मिलती है। और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर साइटोप्लाज्म वैसा का वैसा मिलता है ना। और इसके अलावा इसमें कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इनका जेनेटिक मटेरियल खुला पड़ा रहता है, नेक्ड रहता है इनका जेनेटिक मटेरियल, और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की चारों तरफ नहीं होती है। अब इसमें एक चीज और होती है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, मतलब इनका जो मेन डीएनए है, उस मेन डीएनए के अलावा इसमें एक और डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ना एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाती हूँ, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर ये इसका मेन डीएनए है, जो तो सब में प्रेजेंट होगा ही, लेकिन इसके साथ में गोल गोल डीएनए और प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत छोटा सा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और नेक्ड होता है। अगेन इसके चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, नेक्ड होता है। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक फीचर होता है, जो कि होता है कि रेजिस्टेंस होता है इसमें एंटीबायोटिक के प्रति, कि इस बैक्टीरिया के अंदर जब ये गोल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, जिसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं ना, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कैसे कि ये तो है क्रोमोसोमल, इसके अलावा प्रेजेंट होगा वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हो जाएगा। इस प्लाज्मिड के बहुत सारे यूजेस आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जो हम पढ़ेंगे। ये प्लाज्मिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा हमारे पास प्लाज्मिड होता है मेन डीएनए के अलावा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और इसमें एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस होती है। अब बैक्टीरिया के अंदर अगर एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस है, तो बैक्टीरिया को तुम मार नहीं पाओगे उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से, है ना। तो इस प्लाज्मिड में ऐसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, जो इस बैक्टीरिया को उस एंटीबायोटिक से मतलब उससे खतरा इसको होता नहीं है एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो उससे इसकी रक्षा कर लेती है। इसके अलावा जो है जितनी भी ऑर्गेनेल्स हमारे पास में यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं, वो तो प्रोकैरियोट में नहीं होती है, लेकिन हाँ यूकैरियोट में जो मिलने वाला राइबोसोम होता है, वो एज इट इज प्रोकैरियोट में भी मिलता है, ठीक है। तो राइबोसोम में एज इट इज कोई मतलब राइबोसोम में एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता, बस ये है कि राइबोसोम प्रोकैरियोट में मिलता है और यूकैरियोट में भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और होती है, जिसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, है ना। हमारे पास में क्या होती है, कुछ फोल्डिंग्स होती हैं इस तरीके से, है ना। तो कुछ इस तरीके से ना फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और इन फोल्डिंग्स को अपन क्या बोल देते हैं, इन फोल्डिंग्स को अपन बोल देते हैं मीजोसोम, ठीक है। ये मीजोसोम होती है। अब जब कहीं पर भी फोल्डिंग बनती है, तो क्या करती है, अपना पूरा सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कर रही होती है, तो ये भी सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। तो कुल मिला के बैक्टीरिया में 3 चीजें एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है। पहला प्लाज्मिड इसमें मिलता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर होता है, छोटा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इंक्लूशन बॉडीज यहाँ पर मिलती है, जो कि स्टोर करती चीजों को, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स को स्टोर कर लिया, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होती हैं, इनके पास में अलग अलग टाइप की ग्रैन्यूल्स होती हैं।
और मीजोसोम होता है जो कि इनफोल्डिंग्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स होती है, मीजोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके चारों तरफ जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, वो सेल वॉल ऐसे सिंगल लेयर के अंदर नहीं होती, वो सेल वॉल दिखती हमें सिंगल में है, लेकिन उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अंदर घुस के देखेंगे तो 3 पार्ट देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर ये वाला मिलेगा ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स के बाहर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर मिलेगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर मिलेगा ग्लाइकोकेलिक्स, फिर मिलेगा सेल वॉल, फिर मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तीनों ही मिलकर आपको एक यूनिट के फॉर्म में दिखाई देंगी, तीनों ही एक फंक्शन परफॉर्म करती है, सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करती है, लेकिन होती है 3 लेयर्स है, तीनों का अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोकेलिक्स बाहर की तरफ, उसके अंदर सेल वॉल और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्लाइकोकेलिक्स 2 तरीके की हो सकती है, हो सकता है कुछ कुछ में बहुत चिपचिपी सी और थिन शीट हो, बहुत पतली हो, तो ये स्लाइम लेयर बन जाती है, कुछ कुछ में बहुत मोटी बन जाती है, तो कैप्सूल की तरह ट्रीट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये थिन भी हो सकती है जिसको अपन स्लाइम लेयर कहेंगे, मोटी भी हो सकती है, थिक एंड टफ होगी तो कैप्सूल बोल देंगे, और उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या करती है, बैक्टीरिया की बॉडी को पूरा शेप देने का काम कर रही होती है, और इसके अलावा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, देखो शेप देने का फंक्शन यही होता है कि भाई सेल वॉल ने इसको शेप दे दिया कि बैक्टीरिया की जो बॉडी होगी वो पूरी तरीके से ना तो बर्स्ट होगी ना कोलैप्स होगी। ठीक है, तो इस चीज से रक्षा करने के लिए सेल वॉल इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि चीजों को देखती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आ सकती है, कौन सी चीज बाहर जा सकती है, तो आउटर एनवायरनमेंट से पूरा इंटरेक्शन जो होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखती है यहाँ पर। बैक्टीरिया हमारे पास में 2 तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम नाम के साइंटिस्ट जो ना, उन्होंने ये सब किया था, अभी आपको याद नहीं करना, बस इतना याद रखो कि ग्राम स्टेन जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है, अगर कोई बैक्टीरिया है, क्योंकि इसने ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्टेन्स का यूज करके बैक्टीरिया को देखा था कि कौन कलर रखता है, कौन कलर छोड़ देता है। जिसके पास कलर रहता है, ग्राम स्टेन रहता है, वो ग्राम पॉजिटिव, जिसके पास नहीं रहता वो ग्राम नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने बता दिया आपको, अब बात करते हैं अपन मीजोसोम की। मीजोसोम पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, मीजोसोम एक स्पेशल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स होती हैं। अब इसके ही एक्सटेंशन होते हैं। ये एक्सटेंशन क्या करते हैं, किस किस फॉर्म में हो सकते हैं ये एक्सटेंशन, देखो वेसिकल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेसिकल मतलब ऐसे गोल गोल भी हो सकते हैं, ये एक्सटेंशन ट्यूब की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये एक्सटेंशन ऐसे लेमिली की फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो किसी भी फॉर्म के अंदर एक्सटेंशन हो सकते हैं। ये बेसिकली करते क्या क्या है, देखो ये सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, याद नहीं होगा मैं करवाती हूँ। ये देखो बैक्टीरिया है, ये बाहर इसकी सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल के अंदर क्या है, ये हमारे पास में प्रेजेंट होता है हमारा मीजोसोम, लेट्स सपोज। ठीक है, अब मीजोसोम है, कोई भी चीज सिक्रीट करेगा, सिक्रीट करके इसका काम सिक्रीशन का भी होता है। सिक्रीट करके कहाँ फेंकेगा, बाहर की साइड फेंकेगा, तो बाहर की साइड सिक्रीट करके फेंकेगा तो डिपॉजिट किसके ऊपर होगा, सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा ये चीजों को सिक्रीट करता है, उसके अलावा ये डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। डीएनए का रेप्लिकेशन को हम कैसे याद रखेंगे कि देखो ये हमारा मीजोसोम है और यहाँ पर हमारा ना डीएनए प्रेजेंट होता है ना, अंदर की साइड में डीएनए प्रेजेंट होता है। अब डीएनए के पास में ही ये मीजोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम भी करता है। तो मान लो इसने डीएनए को ऐसे कर दिया रेप्लिकेट, अब डीएनए को रेप्लिकेट कर दिया तो एक सेल में तो 2 डीएनए हो नहीं सकते, इसलिए इस पूरी सेल को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेल को डिवाइड करेंगे तो एक सेल में एक डीएनए, दूसरी सेल में दूसरा डीएनए। तो मीजोसोम ने किया क्या, पहले तो इसने डीएनए का रेप्लिकेशन करवा दिया। अब डीएनए का रेप्लिकेशन करवा दिया तो जबरदस्ती बेचारी को सेल का डिवीजन भी करवाना पड़ा, क्योंकि एक सेल में तो 2 डीएनए आ नहीं सकते, इसलिए दोनों डीएनए को सेपरेट कर दिया। तो क्या क्या फंक्शन हो गए, पहले तो चीजों को सिक्रीट करती है, सिक्रीट करके कहाँ फेंकती है, पीछे की साइड में। पीछे की साइड कौन है, सेल वॉल है, तो सिक्रीशन इसका काम हो गया। दूसरा, सेल वॉल के ऊपर चीजें जाके डिपॉजिट हो रही है तो अल्टीमेटली सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा काम हो गया सेल वॉल का फॉर्मेशन। तीसरा काम हो जाता है यहाँ पर कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन। चौथा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया एक सेल के अंदर 2, तो एक सेल में 2 डीएनए तो हो नहीं सकते, इसलिए उनको अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो डीएनए का रेप्लिकेशन करने के साथ में इसने पूरा जो सेल का डिवीजन भी इसने करवा दिया। ठीक है, इसके अलावा इसमें रेस्पिरेशन भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है हमारी बॉडी के अंदर या यूकैरियोट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना, वही प्रोकैरियोट में मीजोसोम भी करता है। तो अगर हम इसे पूछे कि भाई यूकैरियोट के अंदर जो स्ट्रक्चर है या माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है वो काम प्रोकैरियोट में कौन करता है, तो बोलेंगे मीजोसोम करता है। ठीक है, तो ये हमने याद कर लिया इसके सारे फंक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल्स, मतलब सेल का डिवीजन हो गया, सिक्रीशन प्रोसेस करता है, रेस्पिरेशन करता है, और सरफेस एरिया तो इंक्रीज करेगा ही, खैर क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है फोल्डिंग्स वाली, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करना बनता ही है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो है ना एंजाइम कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। उसके बाद में अपन बात करें कि भाई कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ऑब्वियसली बात है फोटोसिंथेसिस करेंगे।
फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसमें यूकेरियोट की तरह क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो इसकी जगह पे इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमेटोफोर क्या है, ये भी एक्सटेंशन ही होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही। मान लो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और यही इनको ही अपन क्या बोल देते हैं, क्रोमेटोफोर बोल देते हैं, जो कि आगे जाके क्या करेंगे, इन क्रोमेटोफोर के ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे जाके फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करें इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट होती है। देखिए बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बैक्टीरिया चले, हो सकता है कुछ बैक्टीरिया ना चल पाए। जो बैक्टीरिया चल पाएंगे उनमें चलने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होगी जिसमें फ्लेजिला होगा। फ्लेजिला अगर बैक्टीरिया की देखें तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला फिलामेंट होता है, हुक होता है, बेसल बॉडी होता है। तो नीचे हो गया बेसल बॉडी, फिर हो जाएगा हुक और ऊपर हो जाएगा फिलामेंट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट इसके अंदर हो जाते हैं। ये फिलामेंट बहुत लंबा सा होता है, पतला सा धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब ये तो इसके चलने में रिस्पॉन्सिबल है, मोटाइल बैक्टीरियाज में रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके अलावा देखो ये भी एक एक्सटेंशन ही है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही होता है फ्लेजिला। लेकिन एक और भी हमारे पास में एक्सटेंशंस होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल के ऊपर ऐसे सरफेस एक्सटेंशंस होते हैं, जिनको बोलते हैं पिलाई एंड फिम्ब्री। पिलाई एंड फिम्ब्री है तो एक्सटेंशन ही, बट वो फ्लेजिला से और सीलिया से काफी डिफरेंट होते हैं। फ्लेजिला से वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि फ्लेजिला बैक्टीरिया को चलाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये पिलाई और फिम्ब्री कभी भी चलाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इनके फंक्शंस कुछ और होते हैं। जैसे पिलाई जो होती है ना, वैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है पिलाई, है ना, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि स्पेशल प्रोटीन पिलियन प्रोटीन की बनी हुई होती है, जो आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना स्पेशल प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिम्ब्री जो होती है ना, वैसे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ब्रश देखी होगी ना, ब्रश के ऊपर ऐसे ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसी स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये फिम्ब्री काम क्या करती है और पिलाई क्या काम करता है? देखिए पिलाई जो होता है ना, बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, तो ऐसे ट्यूब बनाता है और ट्यूब के जरिए क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करता है, तो इस ट्यूब के जरिए। ट्यूब कुछ नहीं होता, ये पिलाई ही होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में पिलाई रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन फिम्ब्री कहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा? ये होता है भाई किसी दूसरे किसी होस्ट की बॉडी से, बैक्टीरिया को किसी होस्ट की बॉडी से जाके चिपकना है या किसी चट्टान से जाके चिपकना है, तो किसी भी चीज से जाके चिपकने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? फिम्ब्री होते हैं। और ये प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आगे बात करते हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी की। तो राइबोसोम जो होते हैं ना, वो आपको पता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये राइबोसोम जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। और हर राइबोसोम में आपको पता है एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है। तो ये लार्ज यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट हो जाएगी। लार्ज यूनिट 50S की हो जाती है, स्मॉल यूनिट 30S की हो जाती है ना। 70S को ऐसे डिवाइड करते थे प्रोकैरियोट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें इंक्लूजन बॉडी की। इंक्लूजन बॉडी देखो, इसमें भी कोई मेम्ब्रेन होती नहीं, बस ऐसे ही वो प्रेजेंट होते चीजों को स्टोर करने के लिए। जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं जो ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेंगे, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो कुछ इन चीजों को स्टोर करके वो इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा राइबोसोम की बात चली रही है, तो देखो ये mRNA होता है ना, इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम ऐसे ऐसे इकट्ठा होकर लंबी सी चेन बना लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। भाई एक mRNA के ऊपर इतने सारे राइबोसोम आके जुड़ गए हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोल देते हैं। तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम यहाँ पर बनता है किसमें? प्रोकैरियोट सेल के अंदर बनता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है कि ये पॉलीराइबोसोम कहाँ बनता है या पॉलीसोम कहाँ बनता है, किसका फीचर है? तो आप बोलेंगे क्या? प्रोकैरियोट का फीचर होता है। इसके बाद में यूकैरियोट सेल की बात करें, तो यूकैरियोट सेल के अंदर आपको पता है कि यूकैरियोट को यूकैरियोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल की चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे खुला नहीं पड़ा रहता है। इनकी ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर ऐसे जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है ना। तो हमारा क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद ये डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम आपको मैं बोलूंगी खुद से देखिएगा थोड़ा सा, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर जो एनिमल सेल होती है, देखिए यूकैरियोट में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। क्योंकि यूकैरियोट में कौन कौन आते हैं? तुम मोनेरा को छोड़ दो, 5 यूनिट क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना बीटेकर वाला, मोनेरा को छोड़ दो, जितने भी आगे हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया, सारे के सारे चारों किंगडम्स किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की सेल्स के बारे में ज्यादा स्टडी कर रहे होते हैं। तो प्लांट में आपको पता है कि भाई ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये सेल वॉल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एनिमल में कभी भी सेल वॉल नहीं होती है ना। इसकी चारों तरफ से सिर्फ क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? बैक्टीरिया की किसकी बनी हुई होती है? एक साथ कोई लिख के बता सकता है? यस, हाँ, मुझे प्लीज एक बार कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, प्लांट की किसकी बनी हुई होती है, और हमारी बैक्टीरिया की किसकी बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे बात करती हूँ। एनिमल सेल के अंदर आप देखेंगे बाहर की साइड में ऐसे कुछ इस तरीके की बाहर उभार होते हैं, जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, वो एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते हैं।
लेकिन प्लांट में आप ये देखेंगे कि भाई ये प्लांट में इतनी बड़ी वैक्यूल होती है जो कि एनिमल में नहीं होती है। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आपसे छोटी क्लासेस में बहुत पूछे जाते थे, अभी नहीं पूछे जाएंगे, बस आप डायग्राम देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। देखिए सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि आपकी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जनरली सेम होती है। अभी सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो किसकी बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है। तो सेल मेम्ब्रेन का जब हमने पूरा अध्ययन किया, स्ट्रक्चर देखा, तब हमें पाया कि भाई ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनती है? लिपिड की और प्रोटीन की बनती है। तो ये इसमें मेजर लिपिड्स कौन से होते हैं? क्योंकि हमारे पास लिपिड्स तो बहुत तरीके के होते हैं, तो इसमें मेजर लिपिड्स होते हैं ना वो फॉस्फोलिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉस्फोलिपिड की अगर मैं एक फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये होता है इसका सर और ये होती है इसकी दो टांगे। सिर जो होता है ना वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो इसको पानी से इश्क होता है, या क्या होता है? इश्क होता है, प्यार होता है। ये होती है इसकी हाइड्रोफोबिक पैर या हाइड्रोफोबिक टेल होती है। टेल को क्या लगता है? पानी से डर लगता है, और इसको पानी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, हाइड्रोफिलिक होती है ये, है ना। तो इसको पानी से कोई मतलब नहीं है, पानी टच भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पानी टच करेगा ना तो ये बहुत डर जाएंगी। और ये हाइड्रोफिलिक टेल जो होती है ना इसलिए पानी से डरती है क्योंकि ये जो होती है ना सैचुरेटेड कार्बन की बनी हुई होती है, कार्बन की चेन होती है, कार्बन चेन होती है, ठीक है। इसीलिए पानी से डर लगता है इनको, पानी के करीब नहीं आना चाहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से हो गया ये फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है और ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, दो लेयर्स में, है ना। आपको पता है कि भाई ये ऊपर फॉस्फोलिपिड है, नीचे फॉस्फोलिपिड है, कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होती है, आपने पढ़ रखा है, राइट। अब इसके अगर बाद में अपन बात करें कि भाई हाइड्रोफोबिक टेल इसमें होती है और हाइड्रोफिलिक हेड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे बेसिकली अरेंज्ड कैसे होती है? तो अगर आप देखेंगे कि जो लिपिड होते हैं ना वो हमारी इस मेम्ब्रेन के अंदर, पोलर हेड जो होते हैं वो तो क्या होते हैं? आउटर साइड होते हैं, और जो इसकी टेल होती है वो अंदर की साइड होती है। तो मतलब ये हेड तो बाहर की साइड होती है, टेल ऐसे अंदर की साइड होती है, कुछ ऐसे ना ये ऐसे चले रहते हैं, ठीक है। तो ये अंदर भी टेल्स ऐसे अंदर की साइड प्रोजेक्टेड होती हैं और हेड बाहर की साइड प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड ये रहते हैं। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसकी स्टेबिलिटी के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि लिपिड की बाइलेयर होती है, कौन सा लिपिड होता है यहाँ पे, और ये हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ होती है, हाइड्रोफोबिक हेड कहाँ होता है, ये से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन और लिपिड के अलावा और क्या क्या चीजें होती है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है उसके अंदर, है ना, और प्रोटीन भी होता ही है। प्रोटीन की अगर देखेंगे तो भाई दो तरीके के प्रोटीन हो सकते हैं, एक कुछ प्रोटीन होंगे जो उसकी ऊपरी लेयर के ऊपर प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो कि मैंने डबल लेयर बनाया तो इसके ऊपर ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसको मैं उठा के सीधा निकाल सकती हूँ, है ना, ये इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, आउटर पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इसके अंदर तक हुए होते हैं, ऐसे लंबे लंबे प्रोटीन होते हैं जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, पता है। तो ये लंबे लंबे प्रोटीन होते हैं ना, मैं इनको जल्दी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो इनके एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे कि भाई कितना जल्दी एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, उस बेसिस पे प्रोटीन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ये बाहर वाले प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, अंदर वाले इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये अंदर वाले इंट्रिंसिक बोल सकते हो, अंदर वाले प्रोटीन जो होते हैं या तो वो पूरे ही एम्बेडेड होंगे, जैसे मैंने बनाया है अभी, पूरे के पूरे लेंथ में एम्बेडेड होते हैं। कुछ होते हैं भाई थोड़े पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, थोड़ा ही स्पेस घेर रखा है इसमें। तो ऐसे हमारे पास प्रोटीन दो तरीके के होते हैं। अगर अपन लिपिड की और प्रोटीन की अमाउंट की बात करें कि भाई प्रोटीन कितना होता है, लिपिड कितना होता है, तो वो सब सेल में वेरी करता है। लेकिन हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जिसके ऊपर प्रीवियस से क्वेश्चन आ चुका है कि आरबीसी या इरिथ्रोसाइट सेल्स होती है, उसमें 52% क्या होता है? प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, याद रख लेंगे। उसके बाद में आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा का पूरा डायग्राम देखो, डायग्राम एक भी मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरिफेरल प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर की साइड लगे हुए प्रोटीन होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपको दिखाई दे रही है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है स्टेबिलिटी के लिए। इन प्रोटीन के ऊपर देखो आपको शुगर लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ग्लाइकोलिपिड वगैरह ये बन रहा होता है। जब शुगर अगर प्रोटीन से अटैच्ड हो तो क्या बन जाता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन। यही शुगर अगर इस लिपिड से अटैच्ड होगी, है ना, आप देख पा रहे हैं लिपिड से डायरेक्ट अटैच्ड होगी, तो क्या बोलेंगे हम इसको? ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। ग्लाइको वर्ड हमेशा शुगर के लिए आता है, प्रोटीन के लिए, और लिपिड के लिए, आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 के अंदर सिंगल निकोल्सन ने दिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था और क्या होता है, और इसी को सबसे ज्यादा इसने अप्रूव किया था, प्रपोज किया था कि भाई ऐसा ऐसा होता है कि हमारे जो पूरी मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड और प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन लिपिड जो होता है ना वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, मतलब लिपिड फ्लूइडिटी नेचर का होता है, फ्लूइड नेचर का होता है। इस वजह से इसमें प्रोटीन जो होते हैं ना वो लेटरल मूवमेंट कर पाते हैं, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है ना लिपिड का, ये इनेबल करता है प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट को, ऐसे प्रोटीन इसमें ऐसे लहराता है, ठीक है। ये इससे सिंगर निकोल्सन ने बोला था। इसके बाद में इसने बोला था कि भाई
काम का है हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? ये लिपिड जो आपने बोला कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड नेचर की होती है या फ्लूइडिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे काम की क्या है? तो ये फ्लूइडिटी या फ्लूइड नेचर जो मेम्ब्रेन का होता है वो हमारे इसलिए काम का है कि पहला तो हमारे जो सेल की ग्रोथ होती है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। उसके अलावा ये इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दो सेल के बीच में जंक्शन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि भाई सारी चीजें सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती हैं बिना सेल मेम्ब्रेन की इजाजत के। कुछ चीजें ही होती है जो एंटर कर पाएंगी जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटर कर पाएंगे। अब देखो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो लिपिड की बनी हुई है, तो जो चीजें लिपिड में घुल सकती है ना वही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। अदरवाइज जो चीजें नहीं घुल सकती वो मेम्ब्रेन को सीधा क्रॉस नहीं कर सकती। उनके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे, कैरियर प्रोटीन्स, जो उन चीजों को कैरी करे और अंदर डाले। तो दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं जो लिपिड वाले सब्सटेंस होते हैं जो कि इजीली सॉल्युबल होते हैं लिपिड के अंदर, है ना, वो वाले सब्सटेंस होते हैं। और एक होते हैं जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। पोलर सब्सटेंसेस होंगे मतलब जिनके ऊपर चार्ज होगा वो लिपिड में कैसे घुल जाएंगे, है ना। तो लिपिड में नहीं घुलेंगे तो कहाँ से ले जाएंगे हम उनको, प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की हेल्प से लेकर जाएंगे। तो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ले जाएंगे यहाँ पर ऐसे, और जो घुल पाएंगे उनको हम सीधा ले जाएंगे। तो हमारे पास में ट्रांसपोर्ट होता है, चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमारे पास में 3 तरीके यहाँ पर बता रखे हैं, या बेसिकली आप ब्रॉड कैटेगरी में देखो तो 2 ही तरीके होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट हमें होती नहीं है, एक्टिव में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम चीजों को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं बिना किसी एनर्जी के खर्चा करे हुए, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एटीपी का खर्चा करते हैं, लो टू हाई चीजों को लेकर जाते हैं। और ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस भी एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन बस H2O के लिए होता है, इसलिए स्पेसिफिकली हमने उसको ऑस्मोसिस नाम दे दिया गया है ना। पानी के लिए वो स्पेशली अलग से पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए पानी के लिए हमने ऑस्मोसिस दे दिया। हालांकि पानी अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बिना एनर्जी खर्चा किए हुए ही जाता है, तो इसको हमने ऑस्मोसिस बोल दिया। हाँ, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो होती है ना वो आपका मूव करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेल वॉल की। देखिए सेल वॉल का इसमें सीधा छोटा सा डायग्राम मैंने आपको बना दिया जो भी एनसीईआरटी में गिवन है। ये सेल वॉल जो होता है ना एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, एक दीवार है अंबुजा सीमेंट की जो चीजों को प्रोटेक्ट करती है, सेल को पूरा प्रोटेक्ट करती है। ये ना सिर्फ सेल की आउटर कवरिंग बना रही है, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, इसके अलावा क्या करती है ये सेल के अंदर कोई अनवांटेड चीज ना आ जाए उससे भी इसको रेजिस्ट करती है। तो सेल का मैकेनिकल डैमेज ना पहुंचे, सेल की रक्षा करना, इन्फेक्शन से बचाना सेल को, सेल में कोई अनवांटेड चीजें एंटर ना कर जाएं, इन सब चीजों से बचाना सेल वॉल का काम होता है ना। तो सेल वॉल को अगर अपन देखें तो 4 लेयर्स हमारे पास में, बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की तरफ उनको मिडिल लेमेला दिखाई देती है। ये मिडिल लेमेला कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है जो कि प्लाज्मोडेस्माटा बनाने का काम करती है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये 2 सेल्स होती है ना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम प्लाज्मोडेस्माटा का होता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा बनाकर दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, मिडिल लेमेला का। उसके नीचे होती है प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होती है ना वो तब होती है जब कोई सेल बहुत छोटी या यंग स्टेज पे होती है ना, तो उसमें सेल वॉल जो आती है वो प्राइमरी वॉल ही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो सेल बड़ी होती जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसमें ये प्राइमरी वॉल खत्म होती जाती है और सेकेंडरी वॉल बनती जाती है अंदर की साइड में, ठीक है। तो याद रखना आपको ये पूरा सीक्वेंस कि मिडिल लेमेला सबसे बाहर, फिर प्राइमरी वॉल, फिर अंदर की साइड में सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल कब बनती है, जब सेल बहुत छोटी और यंग स्टेज पे होती है, लेकिन उसके बाद वो सेल जब बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसमें प्राइमरी वॉल तो खत्म हो जाती है और सेकेंडरी वॉल अंदर की साइड से बनती जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। भाई गॉड, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, हर साल एनटी का फेवरेट क्वेश्चन, मतलब आता ही आता है। ये बहुत बार आया, प्रीवियस पेपर्स उठा के देखेंगे, बहुत बार आया है। देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। सबका काम एक दूसरे से मतलब कोरिलेट करता है, आपस में वो कोऑर्डिनेशन बिठा के काम करते हैं। तो आपस में उनके सारे फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं। कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस का मतलब है कि मान लो कि मैंने क्या किया, तुम्हें कोई चीज दी कि भाई तुम इसको ले जाके उधर ट्रांसफर करवा दो, ठीक है। मान लो मैंने मिंत्रा से कोई चीज ऑर्डर करी, अब मिंत्रा से कोई चीज जिस भी दुकानदार से मैंने ऑर्डर करी है वो दुकानदार उसको पैक करेगा और शिपिंग के लिए छोड़ देगा, शिप हो जाएगी वो चीज। शिपिंग होने के बाद में देखो उसको आउट ऑफ डिलीवरी होती है, तो वो धीरे धीरे सबके को रिलेटेड फंक्शंस होते हैं ना। अगर वो दुकानदार ही काम नहीं करता तो आगे तक मेरी आउट ऑफ डिलीवरी तक भी बात नहीं पहुंचती। तो सबके फंक्शंस ना रिलेटेड होते हैं। ऐसे हमारे जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस रिलेटेड है, सारे के नहीं, कुछ के। कौन कौन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ईआर,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल होती है। तो 4 चीजें हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, इनके फंक्शंस आपस में कनेक्टेड नहीं होते, तो इसलिए ये क्या होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, याद कर लो फटाफट, ठीक है। ये ईआर के बारे में पढ़ लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, तो ये हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। ये जाल शुरू कहां से होता है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से शुरू होता है। तो ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अराइज होता है और इसके अंदर जाल बन रहा होता है। ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख पा रहे होते हैं, इनको हम सिस्टर्नीज बोलते हैं। ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर पूरे साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेती है। जो इसके इस ट्यूब के अंदर का कंपार्टमेंट होता है उसको ल्यूमेन वाला कंपार्टमेंट बोलते हैं, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। कौन सा है, ये ल्यूमिनल, इसके अंदर का जो कंपार्टमेंट है ये ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है। और इन ल्यूमेन्स के बाहर का जो कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर से जो बाहर साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है। तो ये साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट्स में तोड़ देती है। जो ईआर के अंदर, ट्यूब के अंदर पार्ट है वो ल्यूमिनल है, ट्यूब के बाहर है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है। अब ये ईआर 2 तरीके की हो सकती है हमारे पास में, आरईआर और एसईआर। कुछ ईआर होती है जिसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं राइबोसोम अगर बना दूं तो ये ईआर के सरफेस के ऊपर राइबोसोम होते हैं, वो होती है आरईआर, राइबोसोमल ईआर हो जाती है। और कुछ ऐसी होती है जो एसईआर होती है जिसके पास में कोई भी राइबोसोम नहीं होता, तो उनकी सरफेस काफी ज्यादा स्मूथ होती है, इसलिए वो स्मूथ ईआर हो जाती है। तो 2 तरीके की ईआर है, आरईआर, एसईआर। आरईआर मतलब रफ ईआर और एसईआर मतलब स्मूथ ईआर। रफ के ऊपर राइबोसोम होता है, एस के ऊपर स्मूथ मतलब राइबोसोम नहीं होता। जिसपे राइबोसोम होगा, राइबोसोम हमेशा प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो राइबोसोम अगर है तो आरईआर क्या काम करेगी, प्रोटीन बनाएगी। एसईआर के ऊपर राइबोसोम नहीं है मतलब प्रोटीन तो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ चीजें बनेंगी, जैसे ऑयल हो गया, लिपिड हो गया। तो लिपिड बनाने का काम एसईआर का होता है, राइबोसोम बनाने का सॉरी प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है, आरईआर का होता है। ठीक है, तो ये हमको याद हो गया है। उसके बाद में आपका प्रोटीन सिंथेसिस जहां पर होता है वहां आरईआर प्रेजेंट होता है, ये आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की। गोल्जी अपैरेटस हमारे पास में दूसरा ऑर्गन होता है जो कि ईआर से ही कनेक्टेड होता है। अब ईआर ने क्या किया, प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया। आरईआर ने प्रोटीन बना दिया, एसईआर ने लिपिड बना दिया। अब ये प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं ना वो गोल्जी बॉडी के पास जाते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करती है, इन प्रोटीन और लिपिड को पैक करती है। देखो इन्होंने तो बना दिए, अब ये काम करेगी पैक करने का। तो गोल्जी बॉडी को खोजा किसने था, कैमिलो गोल्जी ने। कब खोजा था, 1898 के अंदर। इन्होंने देखा था कि भाई ऐसे कुछ हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसे डेंसली स्टेन्ड चीजें होती, जब हमने हमारी सेल को स्टेन किया गया ना, तब पता चला कि न्यूक्लियस के पास में कोई ऐसी चीज है बहुत ज्यादा डेंस प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा ऐसे डेंस चीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि स्टेन हो जाती है। तो इसको हमने आगे चलकर गोल्जी बॉडी नाम दे दिया। और इसके अंदर देखा कि भाई इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना फ्लैट शेप्ड डिस्क होती है इसके अंदर, या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको सिस्टर्नी बोल देते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। ठीक है, अब ये जो स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमने देखी हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। देखिए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो आप देखेंगे पैरेलल कनेक्टेड होती है, कि मान लो ये एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, ये तीसरी डिस्क है, कुछ इस तरीके से पैरेलल कनेक्टेड होती हैं। अब ये पैरेलल कनेक्टेड होने के साथ में एक सरफेस होता है इनका जो कि न्यूक्लियस के पास वाला होता है। मान लो यहाँ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास वाला जो सरफेस होता है ना वो होता है आपका सिस फेस। कौन सा फेस होता है, सिस फेस। और न्यूक्लियस से दूर वाला होता है वो होता है ट्रांस फेस। ये सिस फेस जो होता है ना वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स है ना, फॉर्मिंग फेस होता है, यहाँ से चीजें फॉर्म होती हैं। और ये वाला जो होता है वो कॉनकेव फेस होता है। ठीक है, ये मैच्योरिंग फेस होता है, तो यहाँ से चीजें बनेंगी और वहां जाके मैच्योर होंगी। ठीक है, तो सिस फेस और ट्रांस फेस आपको समझ में आ गया, और एंटायरली आपस में डिफरेंट होते हैं और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। दोनों का काम अलग अलग है सिस फेस और ट्रांस फेस का, लेकिन आपस में है ये इंटरकनेक्टेड। ठीक है, ये आपस में ट्यूब्स जो होती है ना वो इंटरकनेक्टेड होती है। इसके अलावा गोल्जी अपैरेटस जो होता है ना वो काम क्या क्या करता है, 3 काम को मैंने हाईलाइट करके रखा है। पैकेजिंग का काम करता है, प्रोटीन और लिपिड को पैकेज कर दिया। उसके अलावा ये चीजों को सिक्रीट करवाता है। आपकी बॉडी में जो चीज सिक्रीट होती है, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि आपके टीयर्स, आंसू आते हैं ना, वो सिक्रीट होते हैं, तो ये गोल्जी बॉडी करवा रहा है। तो ये गोल्जी बॉडी का काम सिक्रीशन का होता है, पैकेजिंग का होता है, मॉडिफाई करने का काम होता है। देखो प्रोटीन और लिपिड बिल्कुल रॉ स्टेज पर बन के आए थे हमारे आरईआर और एसईआर से, इनको उठा के बिल्कुल अच्छे से मॉडिफाई करके बहुत प्यारा सा पैक कर दिया। तो ये गोल्जी बॉडी काम होता है, मॉडिफिकेशन का काम हो जाता है। और गोल्जी बॉडी जो होता है ना उसको अपन क्या बोल देते हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है।
इसके बाद में बात करते हैं लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम भी अगला ही सेल ऑर्गेनेल है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्टिसिपेंट्स है। तो ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। मैंने आपको बताया कि गोल्जी बॉडी चीजों को सिक्रीट करती है, तो गोल्जी बॉडी ना चीजों से मान लो ये गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी ने क्या किया, प्रोटीन को बिल्कुल ऐसे पैक करके ऐसे वेसिकल की फॉर्म में छोड़ दिया। तो कुछ ऐसे ना ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, ग्लाइकोलिपिड बना दिया, ऐसे पैक कर करके मॉडिफाई कर करके छोड़ दिया। ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन तो आरईआर एसईआर ने बनाई थी, एसईआर ने लिपिड बनाया था, आरईआर ने प्रोटीन बनाया था, नॉर्मल प्रोटीन और लिपिड। नॉर्मल प्रोटीन और लिपिड को इसने क्या चेंज कर दिया, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में, कि उन प्रोटीन के साथ में इसने ग्लूकोज भी ऐड कर दिया, तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, हो गया मॉडिफिकेशन। ये तो इसका काम हो जाता है। इसके अलावा ये ना अपनी सरफेस से कुछ ऐसे वेसिकल्स पे सिक्रीट करता है, जो बड़े बड़े वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा एसिडिक पीएच वाले एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स प्रेजेंट होने वाली जो बड़ी सी वेसिकल होती है ना, यही होती है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बनाता कौन है, लाइसोसोम बनाता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी ही लाइसोसोम बनाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर इस लाइसोसोम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स, जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। तो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का, लिपिड को तोड़ने का, प्रोटीन को तोड़ने का, इनका सबको तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा इसमें एसिडिक पीएच होती है, एसिडिक पीएच में बहुत हाई एसिडिक पीएच होती है, 4.5 से 5 के अराउंड पीएच होती है इसकी। और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको पचाने का काम करते हैं। भाई इतनी पीएच है तो ऑब्वियसली बात है एसिड होगा तो पचाएगा है ना चीजों को, तो ये काम करता है। उसके बाद में वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल क्या होता है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये मान लो ये सेल है, तो इस सेल के अंदर ऐसी बड़ी सी एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है। सेल में जो भी कचरा बन रहा है वो वैक्यूल में इकट्ठा हो जाता है। जो भी कचरा बन रहा है, जैसे कि पानी हो गया, सैप हो गया, कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन गया, कोई भी अदर मटेरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो आके कहाँ इकट्ठा होता है, वैक्यूल में इकट्ठा होता है। ये वैक्यूल जो आप देख पा रहे हैं ना, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर डायग्राम देखा था, जिसमें हमने देखा था कि पूरे प्लांट के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो 90% वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल ही घेर रही थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपको बताया भी था। ये वाली जो कंप्लीट इतनी बड़ी सी वैक्यूल है, आप देख पा रहे हैं पूरे सेल का 90% वॉल्यूम इसने घेर रखा है। तो ये प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है ना, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन बोल देते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है। इस टोनोप्लास्ट से कि होता क्या ना कि साइटोप्लाज्म में कोई चीज कम अमाउंट में पड़ी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पड़ी है, तो ये कम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में चीजों को अंदर ट्रांसफर करवाती है। ठीक है, तो टोनोप्लास्ट की हेल्प से चीजें कम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट की तरफ या लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इस वैक्यूल के अंदर आ जाती हैं। ये टोनोप्लास्ट के जरिए हो जाता है। इसके अलावा 90% वॉल्यूम की घेरती है, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इसका मूवमेंट होता है। इसके अलावा मैं बात करें कि भाई वैक्यूल में एक तो हमारी टोनोप्लास्ट वाली मतलब प्लांट सेल वाली वैक्यूल आ गई। इसके अलावा अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो कि उसका ऑस्मोरेगुलेशन करवाती है। और इसके साथ में हमारे पास में फूड वैक्यूल भी होती है, अमीबा के अंदर ही प्रेजेंट होती है। बहुत सारी ऐसी सेल्स होती है जिसके अंदर प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे कि उनमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है जो कि क्या करते हैं, अपने फूड वैक्यूल्स की हेल्प से ही अपना खाना इंगल्फ करते हैं, है ना। ये तो आपने पढ़ी रखा है नॉर्मल बेसिक चैप्टर्स में, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये स्पेशली अपना पावर हाउस ऑफ द सेल है कि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है स्टेन करे बिना देख नहीं सकते, बहुत छोटा होता है। इसलिए जब तक तुम उसको स्टेन नहीं कर लोगे और तब तक आपको ये विजिबल नहीं होएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, इसको स्टेन करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करके ही आप देख सकते हो, लेकिन क्लोरोप्लास्ट को आप बिना स्टेन करे हुए भी देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट या नंबर जो होता है ना, वो हर सेल में वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितना है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर जनरेट करते हैं, एटीपी जनरेट करता है। किसी सेल को ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, किसी को कम है तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट जो होती है डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। इसके अलावा इसके डायमीटर की बात करें तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक का रहता है, एवरेज 0.5 तक रहता है, लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक रहती है। और हर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड के अंदर मैंने आपको याद करवाया था MNC, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों ही सेल ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अब दो मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियसली बात है कि एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक ऐसे इनर मेम्ब्रेन होती है। ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें ऐसे इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इन क्रिस्टी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन का यूज करते हुए एटीपी जनरेट करता है। तो इसके अंदर वो एटीपी जनरेट करने के लिए जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इस क्रिस्टी के ऊपर या इनर सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद में दो कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, एक ये वाला कंपार्टमेंट बन जाएगा, एक ये अंदर वाला कंपार्टमेंट बन जाता है, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर
अंदर की साइड में जो भरा हुआ होता है वो मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। आप देख पा रहे हैं अंदर की साइड एक लिक्विड भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर काफी सारी चीजें हो रही होती है, पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन यहीं पे चल रहा होता है। आपको पता है क्रेब साइकिल भी यही चलता है। इसके बाद में अपन बात करें कि सरफेस होती है, मैंने आपको बता दिया इन फोल्डिंग्स, उसमें क्रिस्टी प्रेजेंट होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की साइड होती है। अब जहां पर भी इन फोल्डिंग होती है वो हमेशा सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है। और ये दोनों ही मेम्ब्रेन जो होती है ना, इनके पास में अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, उस रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारे एंजाइम्स इन दोनों मेम्ब्रेन के पास में होते हैं। हालांकि आउटर मेम्ब्रेन के पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन आप याद रखिए इनर मेम्ब्रेन के पास में सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये इन दोनों को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं हम इनको। ठीक है, इसमें आपको बताना है सेमी ऑटोनोमस वो वाले ऑर्गेनल्स होते हैं जो खुद से अपना प्रोटीन बना सके। देखिए जनरली ऐसा होता है कि सेल है, सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सेल में अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो डीएनए से आपको पता ही है एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए, ये जो सेल का अपना न्यूक्लियस है, इसका अपना जो डीएनए वो तो प्रोटीन बना ही रहा है आगे जाके। इसके अलावा ये राइबोसोम भी अपना प्रोटीन बना रहा है, तो ये तो प्रोटीन पूरे सेल के लिए बन रहा है, सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है सबको बटेगा ये प्रोटीन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो मात्र ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपना प्रोटीन खुद से और बनाते हैं, थोड़ा खुद से बनाते हैं और थोड़ा ये बाहर से लेते हैं। जो बाहर ये राइबोसोम और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम और न्यूक्लियस जो बना रहे हैं ना, इनसे भी लेते हैं और अपना भी बनाते हैं। अपना कैसे बनाएंगे भाई, इनके पास खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होता है जो सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, ओन सर्कुलर डीएनए, डीएनए प्रेजेंट होगा वो सर्कुलर होगा। और इनके पास खुद का राइबोसोम भी होता है, पर्सनल राइबोसोम, वो 70S होता है। देखिए आपको पता है हम यूकेरियोट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, यूकेरियोट सेल के राइबोसोम जो होते हैं ना वो 80S टाइप के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में 70S होता है। 70S का मतलब है 50S और 30S, 80S का मतलब होता है 60 एंड 40। ठीक है, यूकेरियोट में प्रेजेंट होता है। तो ये 60 बड़ी वाली यूनिट में, 40 स्मॉल वाली यूनिट के अंदर, ये यूकेरियोट में होता है। तो यूकेरियोट के जितने भी साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होते हैं वो 80S होते हैं, लेकिन यूकेरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दो मात्र ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जहां पर उनके राइबोसोम, खुद के राइबोसोम 80S ना होते हुए 70S होते हैं। समझ पा रहे हो, बैक्टीरिया जैसे सेल इसके पास राइबोसोम होता है। तो 70S राइबोसोम इनका खुद का राइबोसोम होता है, इसका सर्कुलर डीएनए भी इनके पास प्रेजेंट होता है, और ये इनका सर्कुलर डीएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, ये इनका खुद का राइबोसोम भी आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। तो थोड़ा बहुत अमाउंट में प्रोटीन उन्होंने खुद बना लिया, इस चीज को सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं कि खुद से ही अपना काम खुद कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा डिपेंडेंट है बाहर वाले राइबोसोम के ऊपर, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा है और आएगा जरूर, और आया भी था पिछले साल के अंदर। ठीक है, प्लास्टिड की बात करते हैं तो देखिए प्लास्टिड जो होता है ना, ये एक ब्रॉड कैटेगरी होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट एक स्मॉल कैटेगरी आती है। तो प्लास्टिड बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, और हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये किस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिना क्लोरोफिल के नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ग्रीन अपीयरेंस इसको देता है। और आपको पता है कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल में ही ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद में क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमा का मतलब ही कलर होता है, तो ये कलर प्रोवाइड करेगा। ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं, येलो हो गया, रेड हो गया, ये कलर्स कौन प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट्स होंगे, क्योंकि देखो किसी भी प्लास्टिड में कलर प्रोवाइड करने के लिए पिगमेंट का होना जरूरी है। पिगमेंट कौन से होते हैं, इसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड में 2 तरीके के हैं, ये कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल आया था कि ये फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो आपको बताना है कि फैट सॉल्युबल होते हैं कौन, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल या कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हो जाता है, इसमें 3 तरीके के ल्यूकोप्लास्ट आते हैं, अमाइलो, इलियो, न्यूट्रो। ये ल्यूकोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनका कोई कलर ही नहीं होता, जिनमें कोई ऐसा पिगमेंट नहीं होता जो इसको कलर प्रोवाइड करे। तो ल्यूकोप्लास्ट में अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट जो ऑयल को करता है, और एल्यूरो प्रोटीन को करता है। तो अमाइलो से ऐसे याद कर लो, अमाइलो पैक्टिन आता है ना स्टार्च के अंदर, इलियो ऑयल से याद कर लो, इलियो और ऑयल थोड़ा मैच कर रहा है, और एल्यूरो के अंदर आपको पता ही है प्रोटीन करता है। अगर आप देखेंगे इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसमें भी होती है। अब इसमें क्या होता है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर होता है ये मैट्रिक्स, जिसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं, मैट्रिक्स नहीं बोलते। इस स्ट्रोमा में ही सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है बिना एंजाइम के हो नहीं सकता। सारे एंजाइम कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में सारे एंजाइम कहाँ आते हैं, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर ना ऐसे थाइलेकॉइड्स पड़ी रहती हैं। तो ये क्या होती है, हमारे पास एक थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे आके इकट्ठा हो जाएं तो पूरा सिक्के का ढेर बन जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। ऐसे हमारे पास में ग्रेना बहुत सारे होते हैं, मान लो ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं ट्यूब के जरिए, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल
थाइलेकॉइड बोल देते हैं या लेमिली बोल देते हैं, स्ट्रोमा लेमिली बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक थाइलेकॉइड है जो ऊपर वाली सरफेस है। इस थाइलेकॉइड के ऊपर ही क्लोरोफिल लगा होता है जिसकी हेल्प से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो थाइलेकॉइड के ऊपर हमारी लाइट रिएक्शन चलती है फोटोसिंथेसिस वाली। ठीक है, ऐसे थाइलेकॉइड हमारे पास बहुत सारे हैं, आगे भी बहुत सारे हैं और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। किससे? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, इससे कनेक्टेड होते हैं और इनके बीच में स्ट्रोमा भरा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें कि भाई आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो लेस परमिएबल होती है, चीजों को जल्दी से आने नहीं देती, वो थोड़ी सी होती है ना। इसके अलावा ये भी सेमी ऑटोनोमस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी सर्कुलर डीएनए होता है, खुद का सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, और साथ में राइबोसोम प्रेजेंट होता है खुद का 70S। ठीक है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस होता है, बिल्कुल उसकी तरह। किसकी तरह? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होता है लेकिन इसका खुद का कितना होता है? 70S होता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को जॉर्ज पैलेट ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी, और उसके बाद में हमने देखा जॉर्ज पैलेट ने 1953 के अंदर, और उन्होंने बताया कि भाई राइबोसोम जो होते हैं वो दो चीजों के बनते हैं, एक RNA होता है और एक प्रोटीन होता है। ये जब दो चीजें मिल जाती है ना तब इनको बोलते हैं ये राइबोसोम बन गया है। ठीक है, तो ये राइबोसोम बनाने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, RNA और प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, 70S और 80S टाइप का। 70S आपको पता है प्रोकैरियोट में होता है, 80S आपको पता है यूकैरियोट में होता है। 80S की दो सब यूनिट होती है, 60S और 40S, और इसकी हो जाती है 50S और 30S। कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाएगा, जोड़ने घटाने का काम कोई नहीं करेगा यहाँ पर, बस याद कर लेना कि ऐसा होता है। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्वेडबर्ग यूनिट क्या है। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगी मैं इसको, है ना, हो सकता है ये प्रीवियस ईयर में आ जाए, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके अंदर ये MCQ बनता है कि एस क्या चीज को मतलब करता है। ये सेंडिमेटेशन कॉएफिशिएंट होता है ये। ठीक है, ये इस चीज को शो करता है कि कौन सी बड़ी यूनिट है कौन सी छोटी यूनिट है, उनका सेंडिमेंट कैसे हो सकता है, मतलब उनकी डेंसिटी और उनके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना ज्यादा डेंसिटी है, कितना ज्यादा साइज है, उसको डिनोट कर रहा होता है। साइटोस्केलेटन की बात करें तो देखो हमारी बॉडी में कंकाल होता है ना, जो हमारी बॉडी को पूरा सपोर्ट दे रहा होता है। वैसे सेल को भी तो सपोर्ट देने की जरूरत है ना, लटकी थोड़ी ना रहेगी सेल, उसको सपोर्ट देने के लिए उसमें कंकाल होता है जिसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन, कंकाल। इस साइटोस्केलेटन में आते क्या है? फिलामेंट्स आते हैं, छोटे छोटे धागे आते हैं जो सेल को पूरा बांध के रखते हैं। वो फिलामेंट किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। ये प्रोटीनिशियस ही होते हैं फिलामेंट्स। अब इन फिलामेंट में तीन तरीके के हो सकते हैं। साइटोस्केलेटन तीन तरीके का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएटरी फाइबर। क्या क्या? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएटरी फाइबर्स। ठीक है, अब अपन माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। जैसे अपन बात करें कि साइटोस्केलेटन के अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं वो साइटोस्केलेटन बेसिकली हमारे सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटेलिटी प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, सेल का शेप मेंटेन करने का काम ये करता है साइटोस्केलेटन। ठीक है, अगर अपन बाद में आगे जाके बात करें कि सीलिया, फ्लेजिला और सेंट्रोसोम, इनके अंदर साइटोस्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सीलिया और फ्लेजिला का स्ट्रक्चर आप देखेंगे 9+2 होता है। सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे 9+0 होता है। देखिए सीलिया और फ्लेजिला आपको पता है कुछ नहीं है, सेल की एक्सटेंशन है, सेल के बाहर से निकली हुई एक्सटेंशन है। किस चीज की एक्सटेंशन होती है? मान लो ये सेल है ना, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद ही बाहर निकल जाती है और एक्सटेंड हो जाती है, इसी को बोलते हैं सीलिया या फ्लेजिला। ठीक है, तो इसकी चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, तो इस सीलिया और फ्लेजिला के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, पहला सवाल। दूसरा, इनकी जो कोर बॉडी होती है कि भाई मैं सिर्फ सीलिया को देखना चाहता हूँ, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं देखना चाहती, मैं सीलिया को देखना चाहती हूँ, तो सीलिया की कोर बॉडी का नाम होता है एक्सोनिम। जब आप सीलिया को उठा के देखेंगे अंदर से वो किस तरीके का दिखाई देता है? वो इस तरीके का दिखाई देता है, 9+2 स्ट्रक्चर उसमें होती है। 9+2 का मतलब ये होता है कि भाई 9 आपके पास में माइक्रोट्यूब्यूल्स का डबलेट प्रेजेंट होता है। डबलेट का मतलब है कि भाई आपके पास में 2 माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे होंगी, ये एक डबलेट है। ऐसे आपके पास में 9 डबलेट प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा चक्कर बनाया हुआ है, 9 डबलेट्स प्रेजेंट है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ये 9 डबलेट्स का आपको पूरा ऐसे गोल सर्कल दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे 9 डबलेट जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं लिंकर। लिंकर के जरिए आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा 2 माइक्रोट्यूब्यूल इसमें बीचों बीच प्रेजेंट होती है, इससे 9+2 बोला है। तो 9 तो पेरिफेरी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, डबलेट वाली माइक्रोट्यूब्यूल, और 2 जो है बीच वाले हैं, है ना। इन दोनों को कवर करने के लिए प्रोटीन का ऐसे मतलब इन दोनों को कवर करने के लिए प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको अपन सेंट्रल शीथ बोल देते हैं।
है ना, इससे कनेक्टेड ये होता है। इस सेंट्रल शीट से ही आपके रेडियल स्पोक्स लगे हुए होते हैं। रेडियल स्पोक्स क्या करते हैं, रेडियल का मतलब है रेडियस, ये रेडियस में ऐसे रेडियल स्पोक्स लगे होते हैं। पेरिफेरी वाले जो आपके डबलेट लगे हुए हैं, उन डबलेट को सेंटर वाले से कनेक्ट करने के लिए रेडियल स्पोक्स का होना जरूरी है। तो ये रेडियल स्पोक्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये जितना भी अपन बात करें कि जो सीलिया और फ्लेजिला होता है, ये जहां से इमर्ज होते हैं, जहां से निकलते हैं, वो निकलने वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेसल बॉडी। तो ये एक बेसल बॉडी जो कि सेंट्रियोल की जैसी दिखती है ना, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं अभी सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर भी अपन पढ़ेंगे। सेंट्रियोल की जैसी ही दिखती है बेसल बॉडी, वहां से ही इमर्ज होते हैं। तो याद रख लेंगे कि आपको पता है सीलिया और फ्लेजिला बेसल बॉडी नाम की स्ट्रक्चर से इमर्ज होते हैं। ठीक है, ये बेसल बॉडी नाम की स्ट्रक्चर से इमर्ज होते हैं। आगे बात करते हैं कि हमारे पास में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल आता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल में आप देखेंगे तो सेंट्रोसोम जो होता है ना, वो भी क्या है, एक आपका सेल ऑर्गेनेल है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये पूरा सेंट्रोसोम आप देख पा रहे हैं। इस सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं। दो सेंट्रियोल ऐसे दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। कैसे होती है, कैसे होती है, 90 डिग्री के ऊपर दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट होती हैं। ये सेंट्रियोल जो होते हैं ना, इनके अंदर की साइड में क्या लगा होता है, एक मटेरियल भरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। एक लिक्विड होता है, अमॉर्फस लिक्विड, जो इसमें भरा हुआ होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो 9+0 होता है। 9 तो है वही, पेरिफ्री के अंदर आपके 9 डबलेट्स नहीं होते, आपके पास ट्रिपलेट्स होते हैं। 3 ट्यूब्यूल्स होती हैं जो बाहर की साइड में होती हैं। ठीक है, 3 ट्यूब्यूल ऐसे लगी हुई होती हैं, इसके ऐसे ट्रिपलेट होते हैं। तो 1 2 3 ऐसे 3 का ट्रिपलेट बन गया, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला ट्रिपलेट यहाँ पे बन जाता है। तो ऐसे ट्रिपलेट हमारे पास में 9 बनते हैं। ठीक है, तो 9 हमारे पास में पेरिफेरी के ट्रिपलेट्स होते हैं। और जो बीच में प्रेजेंट होता है वो कुछ नहीं होता, बीच में हमारे पास में सेंट्रल हब होता है, 0 माइक्रोट्यूब्यूल होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, 9+2, इसको बोलते हैं 9+0। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसकी ये स्ट्रक्चर हो जाती है और वही रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होगा आपस में। ये लिंकर के जरिए सारे ट्रिपलेट आपस में कनेक्टेड होंगे, इतना ही आपको याद करना है। इसके अलावा ये सेंट्रियोल जो होता है या सेंट्रोसोम जो होता है, ये बेसिकली करता क्या है, सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रियोल। बेसिकली सेंट्रियोल जो होता है ना, वो बेसल बॉडी बनाने का काम करता है। मैंने अभी आपको बताया था सीलिया और फ्लेजिला कहाँ से इमर्ज होते हैं, मैंने इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट भी किया हुआ है, प्रीवियस से क्वेश्चन है ये। सीलिया और फ्लेजिला जो होते हैं बेसल बॉडी नाम की स्ट्रक्चर से ऐसे इमर्ज होते हैं। ये बेसल बॉडी कौन बना रहा है, ये सेंट्रियोल ही बना रहा है। तो सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाने का काम करता है सीलिया और फ्लेजिला की। और इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, सेल डिवीजन के टाइम पर जो बनते हैं एनिमल सेल के अंदर, जो कि सेल को डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके अंदर सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर बिना सेंट्रियोल के नहीं होते हैं। तो वहां पर इसके लिए मतलब ये काफी ज्यादा अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपको पता है कि सेल के अंदर प्रेजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट या ब्रेन ऑफ द सेल बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, है ना। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले खोजा था। और उसके बाद में लेटर ऑन हमें पता चला कि न्यूक्लियस को जब हमने स्टेन किया तो न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या दिखा कि हमारे पास में क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। वो जब डाई से हमने स्टेन किया, कौन सी डाई, बेसिक डाई, है ना, बेसिक डाई से जब स्टेन किया तो हमारे पास पता चला कि क्रोमेटिन फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि इंटरफेज में आप देखेंगे तो इस न्यूक्लियस के अंदर इंटरफेज में जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है, बस खाली तैयारी कर रही होती है सेल डिवीजन की, तो उसके अंदर ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो ऐसे बिखरे हुए पड़े रहते हैं, धागे के रूप में बिखरे हुए पड़े रहते हैं, है ना। इंटरफेज में ऐसे धागे पड़े रहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन जैसे ही ये सेल डिवीजन के वाले पॉइंट पे आ जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, वो वाली सिचुएशन आ जाती है, तो ये क्रोमेटिन फाइबर थोड़े कंडेंस हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको बताया था कि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, ये तीनों ही क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होती है। तो इसमें न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों ही मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं, बीच बीच में इसमें न्यूक्लियर पोर बनते हैं। न्यूक्लियर पोर क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारा डीएनए से एमआरएनए बनता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो आपको पता है न्यूक्लियस में होता है। तो एमआरएनए जब भी बनेगा तो एमआरएनए इस न्यूक्लियर पोर से होते हुए बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो न्यूक्लियर पोर का होना बहुत रिक्वायरमेंट है। क्रोमेटिन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलाई भी नाम की एक डेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलाई, ठीक है, या न्यूक्लियोलस भी आप इससे बोल सकते हो। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को अपन क्या बोलते थे, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोल देते हैं। मतलब ये 2 मेम्ब्रेन होती है ना, इन दोनों मेम्ब्रेन के इस बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोल देते हैं।
ठीक है। और ये वही है कि साइटोप्लाज्म से थोड़ा डिफरेंट इसको कर रहा होता है, अलग कर रहा होता है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, या आप खुद पढ़ लेंगे, न्यूक्लियर पोर का मैंने बता दिया, आरएनए मूवमेंट करता है इसके बाद। अच्छा, न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर राइबोसोम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं होती, आउटर मेम्ब्रेन इसलिए कंटिन्यूस नहीं होती, आउटर मेम्ब्रेन से क्या राइज होती है, आरईआर बन रही होती है। तो आरईआर बाहर की तरफ हो रही होती है, और ये राइबोसोम मतलब आरईआर बना रही होती है, और इसकी सरफेस पे राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसकी चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है, और न्यूक्लियोलस एक ऐसा जगह होता है जहां पर आरआरएनए सबसे ज्यादा बन रहा होता है। आरआरएनए वही है जहां जिससे राइबोसोम बनता है। तो जहां पर हमें राइबोसोम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जहां प्रोटीन ज्यादा बन रहा होता है, वहां पर न्यूक्लियोलस भी ज्यादा होती है, क्योंकि जहां पर प्रोटीन ज्यादा बनेगा वहां पर न्यूक्लियोलस का होना जरूरी है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोलस नहीं होगा तो आरआरएनए कौन बनाएगा, और आरआरएनए नहीं बनेगा तो राइबोसोम कैसे बनेगा और प्रोटीन कैसे बनेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कि हमारे क्रोमोसोम के बारे में। देखिए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आपको पता है कि पहले वो धागे के रूप में होते हैं, उसके बाद में कंडेंस होकर ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये इनके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, इनके अंदर कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं, या इस क्रोमेटिन फाइबर के अंदर आप देखेंगे तो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर किस चीज का बना हुआ है, आप देखेंगे इसके अंदर डीएनए होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है जो बेसिक प्रोटीन होगा, और इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, और थोड़ा बहुत आरएनए भी होता है। तो इन 4-5 चीजों से मिलकर ये क्रोमेटिन फाइबर बनता है, और यही क्रोमेटिन फाइबर आगे जाके क्रोमोसोम का रूप ले लेता है जब सेल डिवाइड करने जाती है। ठीक है। तो पहले ये फाइबर के रूप में होता है, उसके बाद में ये ऐसे डेंस वाली स्ट्रक्चर में हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें, बीचों बीच स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के बीचों बीच स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्रोमोसोम के बीचों बीच, इसके चारों तरफ यहाँ पर आउटर साइड में से पेरिफेरी की साइड में एक स्ट्रक्चर लगी होती है, काइनेटोकोर बोलते हैं। इसी काइनेटोकोर से हमारे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे ना कि सेल का डिवीजन होते हुए स्पिंडल फाइबर किससे कनेक्ट होते हैं, सेंट्रोमियर से या काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर से कनेक्ट होते हैं। ये सेंट्रोमियर की स्ट्रक्चर या सेंट्रोमियर की पोजीशन को अगर अपन देखें तो ये इसके बेसिस पे हम हमारे क्रोमोसोम को अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं, 4 तरीके के हो सकते हैं। अगर हमारा सेंट्रोमियर बीचों बीच प्रेजेंट होता है तो ये होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर थोड़ा सा बीच से हल्का सा स्लाइटली ऊपर है तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, और थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ज्यादा मतलब ऊपर की ऊपर वाली आर्म बहुत ज्यादा छोटी हो गई, नीचे वाली आर्म बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो ये एक्रोसेंट्रिक होते हैं। और एक ऐसा राइबोसोम हमारे पास मतलब एक ऐसा सेंट्रोमियर आ जाता है कि भाई एकदम ही टॉप पे पोजीशन पे प्रेजेंट है, कि आपको शॉर्ट आर्म बिल्कुल ऐसे या तो बहुत ही छोटी दिख रही है या तो दिख ही नहीं रही, एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गई है, तो वो हो जाता है टीलोसेंट्रिक, एकदम ही टॉप पे प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं 4 तरीके के हमारे पास में हो जाते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और छोटी आर्म को अपन बोल देते हैं पी आर्म, लॉन्ग आर्म को बोलते हैं क्यू आर्म। और ये भी अपने पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया कि शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को क्या बोल देते हैं। इसके अलावा आपके पास में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा दूसरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी अपने पास में प्रेजेंट होता है। सभी क्रोमोसोम में नहीं होता, कुछ कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर होता है कि अपने पास में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कांस्टेंट लोकेशन पे ही होता है। कांस्टेंट लोकेशन पे आप देखेंगे ऊपर की साइड में, यहाँ पर ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है जो सैटेलाइट की फॉर्म में रहता है। ठीक है। सैटेलाइट डीएनए का एक ऐसा पार्ट होता है, आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये डीएनए का एक ऐसा पार्ट होता है जो एक रिपीट होता है। ठीक है। उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है। तो वो वहां पर प्रेजेंट होता है। लास्ट आता है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज भी आपके पास में कुछ सेल के अंदर ऐसी प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स माइक्रोबॉडीज होती हैं, जो कि आपके पास में वेरियस एंजाइम्स को कंटेन करती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। एनिमल्स के अंदर भी होता है और प्लांट में भी होता है। इसके एग्जाम्पल ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, ये सब आ जाता है। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से हमने ये चैप्टर, थोड़ा सा हमारा लंबा चला गया लेक्चर, कोई बात नहीं, लेकिन चैप्टर थोड़ा बड़ा भी था। ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने आपको सारी चीजें मेरे ख्याल से कवर करवा दी है। एनसीईआरटी मैंने खुद से हाईलाइट करी।